Alright, class 9. Now we move on to the lecture 4, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी आपने किया है वो अब चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। सो योर स्टडी विल स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। Okay, at that time what happened, as you know that in India freed in 1947 from the British rule, and British had an option that India can be independent under a British monarchy system. Okay, but Indian leaders refused it, and they डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी की मांग की गई थी। ब्रिटिश सरकार की तरफ से ऑप्शन दिया गया था डोमिनियन स्टेटस का, जिसमें कहा गया था कि भारत आज़ाद होगा लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश महारानी है, उसके नीचे रहेगा, उसका एक पार्ट होगा। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप वेरी अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना ये। The country was born through a partition on the basis of religious differences. जो देश नया बना था, भारत जिसे कहा गया, वो धार्मिक पार्टीशन या धार्मिक रूप से अलग होके बना था। और जो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान जो देश थे हिंदू मुसलमान के आधार पर देशों को बनाया गया था। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड इन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। और जब ये देश की घटना हुई थी जिसे कहा गया है पार्टीशन की, पतन हुआ था इसमें, तो जब देश का बंटवारा हुआ तो इसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी भारत के लिए कि इस स्थिति से निपटना और ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। देर वॉज अनदर प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट, और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और थी प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स थे वो सारे आज़ाद राजा महाराजा हमारे देश के, जिनको ब्रिटिश सरकार ने फ्री छोड़ा था कि वो या तो इंडिया में रहे या पाकिस्तान में रहे या फिर अपना अलग इंडिपेंडेंट देश बनाए। तो जिसमें जम्मू कश्मीर के थे, अवध के थे, हैदराबाद के निज़ाम थे। तो बहुत सारे ऐसे लोकल रूलर थे जो आज़ाद होना चाहते थे, किसी भी देश के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत जो आज का भारत आपको दिखाई देता है ये ऐसा नहीं था। ये बहुत सारे छोटे छोटे देशों में बना होता अगर सरदार पटेल नहीं होते तो। उन्होंने भारत को एक करने का काम किया। भारत को जो एक विशाल रूप मिला है भारत का, वो मिला है सरदार पटेल की जो एक कूटनीति थी उसकी वजह से। सो दैट वाज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। So these were the two major problems. India had a problem of partition. India had a problem of princely states. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये जो रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन का था ये कैसा रहा। द प्रोसेस बिगन ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इसका प्रोसेस बहुत पहले शुरू किया जा चुका था देश की आज़ादी की लड़ाई के समय। फर्स्ट ड्राफ्ट 1928, देन 1931। पहले जो बार इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1928 में तैयार किया गया था। ड्राफ्ट यानी इसको कागज पे जो लिखा गया था, रिटर्न में इसको जो लिखा गया था वो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था, और 1928 में पहली बार इसको रिटन फॉर्म में पेश किया गया था कांग्रेस के सेशन में। उसके बाद 1931 में फिर उसमें कुछ और सुधारों के साथ उसको दोबारा ड्राफ्ट किया गया 1931 में, और जिसमें मोतीलाल नेहरू एंड 8 लीडर्स डिमांडेड इन द ड्राफ्ट, जिसमें मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 और नेताओं ने डिमांड जो की थी वो इस ड्राफ्ट में क्या डिमांड की थी। फर्स्ट थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है राइट टू वोट। तो उस समय भारत के जो पॉपुलेशन थी उनके पास राइट टू वोट नहीं था। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस डिमांड किया गया था जिसमें सभी को एक समान देखा जाए, उनको न्याय मिले, इस बात की डिमांड की गई थी। और इसके साथ राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू फ्रीडम, तो लिबर्टी और फ्रीडम की डिमांड की गई थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिमांड थी, महत्वपूर्ण मांगे थी जो मोतीलाल नेहरू और 8 नेताओं ने रखी। Participation in provincial legislatures helped Indian in the framing their constitution. और जो पार्टिसिपेशन था प्रोविंशियल इलेक्शन में,
कांग्रेस की तरफ से, या कह सकते हैं कि भारत की तरफ से, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में उसने काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प ली गई थी वो 1935 के इंडिया एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी काफ़ी इसमें बातें ली गई थी। तो पहली बार जो प्रोविंशियल इलेक्शन थे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे थे, जिसमें कांग्रेस ने सीटें ली थी और उसमें उन्होंने ब्रिटिश लेजिस्लेचर से काफ़ी कुछ सीखा था। Leaders inspired by French Revolution, British parliamentary system and the Bill of Rights of the US। इसके साथ साथ भारत के नेताओं ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी कुछ चीज़ें ली, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से भी बहुत कुछ लिया, और बिल ऑफ राइट जो यूएस का है उससे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। तो भारत के संविधान को कहा जाता है उधार की पोटली। इसमें इसका अपना कुछ नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आई हैं, कनाडा से, फ्रांस से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, डेनमार्क से। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो बेस्ट पार्ट है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दे ऑल्सो लर्न व्हाट द ब्रिटिश वर डिनाइंग इंडियन सिटीजन्स। और उन्होंने ये चीज़ भी देखी थी कि ब्रिटिश जो भारत के लोगों को नहीं दे रहे थे वो भी इसमें शामिल किया गया था। वो सारी मांगे जो किसी देश के लिए, किसी आज़ादी, किसी अधिकारों की अगर बात करें तो वो जो ज़रूरी होती है हर एक सिटीजन के लिए, वो ब्रिटिश हमें नहीं दे रहे थे। वो सारी मांगे, वो सारी डिमांड भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके लिए पहली बार इलेक्शन हुए 1946 में। पी आर अम्बेडकर को चेयरमैन चुना गया। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और पहली मीटिंग इसकी 1946 में हुई। Soon after the country was divided into India and Pakistan। और इस मीटिंग के बाद भारत और पाकिस्तान जो दो देश थे हमारे इंडिया में, या कह लें भारत में उस समय, वो अलग अलग हो गए आज़ादी के साथ ही। और भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी अलग अलग हो गई, पाकिस्तान की असेंबली अलग, इंडिया की असेंबली अलग। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। और जिसने भारत का संविधान लिखा उस असेंबली में 299 सदस्य थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 Jan 1950। असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम 26 नवंबर को पूरा कर लिया था, लेकिन इसको 26 जनवरी को लागू किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 26 जन को पहली बार भारत की आज़ादी का दिन मनाया गया था, तो उस वजह से इस दिन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। हालांकि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी एक आप कह सकते हो कि अंग्रेज़ों के अंडर जब इंडिया था तब आज़ादी का पहला दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था। तो इस वजह से 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जैन को अडॉप्ट किया गया, एंड दैट मेड इंडिया अ रिपब्लिक। उस दिन भारत गणतंत्र बना। To mark the day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. That is the reason we celebrate 26 Jan as a Republic Day। 26 जनवरी को भारत का इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। Why should we accept the constitution made more than 6 decades ago? तो एक क्वेश्चन और इसमें पुटअप होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज से 70 साल पहले लिखा गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंस है। The Constituent Assembly was not elected through universal adult franchise, but its members came from all parts of India। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो वोटिंग के थ्रू नहीं चुनी गई थी, लेकिन उसके मेंबर जो थे वो भारत के हर हिस्से से आए थे। दे रिप्रेजेंटेड ऑल द सोशल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, और वो हर एक सोशल ग्रुप से बिलोंग करते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन धर्म, लोअर क्लास, हायर क्लास, अमीर, गरीब, हर कोई इसमें शामिल था। It can be said that the Constituent Assembly truly represented the society and its aspiration at that time। और ये कहना पूरी तरह सही होगा कि जो उस समय की Constituent Assembly थी वो सही मायनों में भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी,
क्योंकि अगर आपका हर सोसाइटी से मेंबर है तो हर मेंबर अपनी सोसाइटी की अपने ग्रुप की बात उठाएगा, तो इससे पूरे देश की बात जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ रही थी। The Constituent Assembly held its deliberation in transparent manner so that different opinions could be heard before arriving at a solution. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल का समय लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो काफी ट्रांसपेरेंट रहा। ट्रांसपेरेंट मतलब वो बिल्कुल खुला था, ओपन था, और हर एक चीज पर बहस की गई, हर एक चीज की कमियां निकाली गई, और जो बेस्ट चीज थी, जो बेस्ट डिसीजन थे, वही निकल कर आए बाहर। तो जो भी रूल रेगुलेशन बने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पूरी तरह से डिस्कस और डेलिब्रेशन होकर उसमें आया था, पूरी तरह से उन पे बहस हुई थी। तो ये ऐसा नहीं था कि ये रातों रात पास किए गए थे, इनको पास करने में काफी लंबा समय लिया गया था। हर एक कानून बनाने के पीछे काफी लंबा टाइम लगा था। Pan India representation in the Constituent Assembly is the prime reason that our Constitution has withstood the test of time. और पूरे भारत के लोगों का, पूरे भारत के ग्रुप से यहाँ पर मेंबर्स का आना, ये कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज 70 साल बाद भी पूरी तरह से सही काम कर रहा है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने पूरे भारत के सारे ग्रुप की बात को यहाँ पे रखा था, और हर धर्म की, हर जाति की यहाँ पे बात की गई थी। इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इतना इम्पोर्टेंट है। The constitution reflect the best minds of the country its member represented mini India। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो 299 मेंबर्स की असेंबली थी, इसको मिनी इंडिया, छोटा भारत भी कहा गया था, क्योंकि ये 300 मेंबर 300 अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि पूरा मानो एक भारत छोटे रूप में असेंबली में बैठा हो। So that is the reason we should accept the constitution made more than 6 decades ago. All right. This is the end of your lecture 4. Okay. Stay tuned for the next lecture. Again, I am reminding you that South African part deleted. Okay. So you should start your note making with why do we need constitution. Okay. Thank you.